गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल टारिस विजन। आज हम पढ़ने चल रहे हैं ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स बाय एम.एच. अब्रम्स एंड जॉफरी गेल्ट हाफम। जी हाँ, एक ऐसी बुक है अ, जिसको पढ़ने से बेसिकली आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है लिटरेचर को लेकर के वो ज्यादा डीप होती है। अभी तक क्या है कि हम पोएम्स को पढ़ते हैं, हम एसेस को पढ़ते हैं, हम नॉवेल्स को पढ़ते हैं, और जब भी हम इन सब चीजों को पढ़ते हैं तो हमें ये बड़ी मुश्किल से पता होता है कि ये कौन सा जानरा है या ये किस टोन में लिखा गया है। ये जो टर्म आया है ये कहाँ से आया है, इसके पीछे क्या बैकग्राउंड था, क्या हिस्ट्री थी, क्या पॉलिटिक्स थी उस समय की जिसके कारण ऐसी चीजों को यहाँ पे लाना पड़ा। तो उन सब चीजों को समझने के लिए हम क्या करते हैं, हम एकमात्र लिटरेचर की डिक्शनरी पर रिलाय करते हैं, एंड दैट इज एम.एच. अब्रम्स की अ ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स। यूजुअली हम एम.एच. अब्रम्स को मानते हैं कि ये आप कह सकते हैं कि मेटोनमी का एक टाइप है, क्योंकि जब भी हम इस किताब के बारे में जानते हैं तो हम सिर्फ एम.एच. अब्रम्स के नाम से इसे बुलाते हैं। जिस तरीके से हम इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन की जो बुक है उसको हम क्या कहते हैं, रेन मार्टिन के नाम से बुलाते हैं, लेकिन असल में उस किताब का नाम इंग्लिश ग्रामर एंड बल्कि हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन है। बट दिस बुक इज कॉल्ड बाय द नेम ऑफ दैट पार्टिकुलर ऑथर हु हैज रिटन इट। उसी तरीके से एम.एच. अब्रम्स की ये बुक जो एक ग्लॉसरी ऑफ लिटरेटम्स है उसका भी यही हाल है। अभी तक हमने जो भी पढ़े हुए हैं टेक्स्ट को, इन केस आप मान लीजिए कि आपने पैराडाइज लॉस्ट को पढ़ा हुआ है और आप सिर्फ पैराडाइज लॉस्ट को पढ़ते हुए चले जाते हैं, लेकिन आप ये नहीं जानते हैं कि वो किस जानरा का ठीक है प्रोडक्ट है, या उसमें आप ये नहीं समझ पाते हैं कि असल में ये जो एपिक सिमिली है वो किस तरीके से रखी गई है, ग्रैंड स्टाइल क्या है, टोन क्या है, मीटर क्या है उसका। और जब तक आप इन चीजों को नहीं जानते हैं तो आपका जो नॉलेज होता है वो बहुत ही सरफेस लेवल का होता है। ये जो बुक है, जिस तरीके से लैंग्वेज की हमारे पास डिक्शनरी होती है, हम ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स को यूज करते हैं, उसी तरीके से अगर आप इस किताब को इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है लिटरेचर के नॉलेज को लेकर के वो और ज्यादा डीप हो जाती है। और यही नहीं, इस बुक को सबसे ज्यादा फायदा ये है पढ़ने का कि इस किताब से अब आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस के जवाब मिलेंगे जो अभी तक आपने नहीं सुना था, या आप कह सकते हैं कि सरफेस लेवल पर पढ़ाते वक्त टीचर को उस समय सिर्फ ये बातें पता होती हैं, या वो बताना चाहता है कि बस मान लीजिए पहला टर्म आपके पास आया एब्सर्ड थिएटर और उसको किसने कॉइन किया, मार्टिन एस्लिंग, और बात खत्म, या आपको वो मीनिंग बता देगा कि ये एक एब्सर्ड, ठीक है, यानी हम इनकॉन्ग्रुअस बातों की बातें करते हैं, वहां पे बेतुकी बातें करते हैं, मीनिंगलेसनेस की बातें करते हैं। लेकिन अब इस किताब को पढ़ने से आपके सामने बहुत सारी चीजें ऐसी ओपन होने वाली हैं जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब इस किताब को पढ़ने से आपके पास क्या बेनिफिट होने वाला है, इसके तहत अब आपको वहां पर मिलने वाला है एग्जिस्टेंशलिज्म की फिलॉसफी क्या कहती है, ठीक है, अस्तित्ववाद क्या कहता है, क्या उसके मायने होते हैं, ठीक है, टॉम स्टॉपर्ड का प्लेग क्या है, ठीक है, उसके अलावा आपका रोजेनक्रैंज एंड गिल्डस्टन आर डेड, ठीक है, इसके क्या मायने हैं, मिथ ऑफ सिसाइफस जो है, समझ रहे हैं, मिथ ऑफ सिसाइफस वो क्या है, ठीक है, ये सारी जानकारियां अब आपको मिलने वाली हैं। यहाँ पर आपको ये बताया जाता है कि असल में ये जो एब्सर्ड थिएटर है वो आया ही क्यों, क्योंकि आपको वो चीजें दिखानी थी जो वर्ल्ड वार के बाद ह्यूमन लाइफ जो है जो इसेंशियली एब्सर्ड हो गई, यानी इंसानों को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उनके जीवन का गोल क्या है। अभी तक हमारी फितरत में क्या हुआ करता था कि हम ऐसे थे कि हम अपने आप को हीरो समझते थे, और हम उस टाइप के अपने आप को हीरो समझते थे कि हम अगर हार भी जाएं, ठीक है, हार भी जाएं तब भी हमको लगता था कि हम क्या हैं, हम विजय, ठीक है, को अचीव किए हुए हैं। इस जो है एब्सर्ड थिएटर ने आकर के उन सब चीजों पर क्या किया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ठीक है, कि नहीं ऐसा नहीं है, तुम्हारी जो असलियत है वो कुछ और है। और यहाँ पर जो टर्म्स हैं बेसिकली उसमें से बहुत सारे टर्म्स आपको ऐसे मिलेंगे जो पर्टिकुलरली एक लैंग्वेज से के तहत आए हुए हैं, चाहे उनकी ओरिजिन ग्रीक भाषा में हो, चाहे उनकी ओरिजिन फ्रेंच भाषा में हो, चाहे उनकी आप ओरिजिन कह सकते हैं लैटिन भाषा में हो, तो आपको इन सब पर भी फोकस करना है कि पर्टिकुलरली वो जो टर्म है वो किस ईयर में कॉइन हुआ है, समझ रहे हैं,
क्या हुआ है, किस ईयर में कॉइन हुआ है और ठीक है, उसकी डेट क्या है, ईयर मान लीजिए वही वो आपकी बात हो गई, डेट हो गई, किस लैंग्वेज से आया हुआ है ये, किस भाषा के तहत आया हुआ है, इसके क्या मायने हैं, ठीक है, इसकी मीनिंग क्या है, ठीक है, और कौन था वो पर्सन, ठीक है, वो कौन था व्यक्ति जिसने इसको कॉइन किया है। और आज करंट में काफी सारे टर्म्स आपको ऐसे भी मिलने वाले हैं जो जब कॉइन किए गए तो उनके मायने दूसरे थे, समझ रहे हैं। जैसे आपको ड्यू एक्स मैसिना फॉर एग्जांपल एक टर्म का नाम ले लीजिए, तो वहां पर क्या होता है, ड्यू एक्स मैसिना को जब इन्वेंट किया गया यानी जब उसको इजाद किया जाता, कॉइन किया जाता है, तो उस टर्म के मायने दूसरे होते हैं। लेकिन आज क्या है कि उस टर्म के मायने बदल चुके हैं। उसका मतलब क्या है, ठीक है, ग्रीक में उसका मतलब है, लैटिन में, ठीक है, फ्रॉम गॉड फ्रॉम अ मशीन। और उस समय ग्रीक के जो प्लेस हुआ करते थे, वहां पर क्या होता था, एक जो है अपारटस, ठीक है, से गॉड को, वो एक आर्टिफिशियल गॉड हुआ करते थे, वहां से उनको उतारा जाता था और ये माना जाता था कि वो गॉड लास्ट में आकर के प्ले के, ठीक है, लास्ट में या आप एंड कह सकते हैं, एंड में आकर के उस प्ले की जो है जो कॉम्प्लेक्सिटी होती थी, ठीक है, जो जटिलता होती थी, उसको वो खत्म करते थे। वो कैरेक्टर से वहां पर बात करते थे, रूबरू होते थे। लेकिन अब क्या है कि इसके मायने बदल चुके हैं। आज के मायने में मामले में ड्यू एक्स मैसिना जो है, उसका मतलब ये होता है कि अब ठीक है, कोई लॉस्ट विल, समझ रहे हैं, कोई लॉस्ट विल यानी खोई हुई वसीयत, कोई बर्थ मार्क, ठीक है, अगर किसके केस में हम बात करें, जोसेफ एंड ड्यूस के बारे में, ठीक है, तो वो जाकर के मिलता है जिससे जो प्ले है या जो नॉवेल है, उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो खत्म होती है, ठीक है। तो एम एच अब्रम्स हमें ये सिखाता है। और अगर आप वास्तव में लिटरेचर को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और आप ये सोचते हैं कि आपका कोई भी एग्जाम, चाहे वो टीजीटी पीजीटी का हो, जीआईसी एलटी का हो, ठीक है, नेट का हो, और आप किसी दूसरे स्टेट में भी जा रहे हैं लिटरेचर का पेपर देने के लिए, तो ये किताब आपके लिए मस्ट है, ठीक है। इस किताब को पढ़े बगैर आपका कल्याण उद्धार नहीं होने वाला है। उद्धार हो भी जाएगा तो वो लोग जिनसे आप जुड़े हुए हैं, उनका आप उद्धार नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस बुक को पढ़ना क्या है, मस्ट है। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले बात करते हैं, हमारा जो टर्म है कौन सा, एब्सर्ड थिएटर, ठीक है। एम एच अब्रम की जो बुक है, वहां पर इस टर्म को किसने क्वाइन किया है उनका नाम नहीं दिया गया है, समझ रहे हैं। इस टर्म को किसने क्वाइन किया है, ठीक है, उसका नाम नहीं दिया गया है, तो कोई बात नहीं है, हम लोग इसको बता देते हैं, ठीक है। इस टर्म को क्वाइन करने वाले थे हंगेरियन प्ले ऑथर, ठीक है, हाँ सॉरी, प्लेराइट हंगेरियन प्लेराइट जिनका नाम क्या था, मार्टिन एस्लिन, समझ रहे हैं क्या नाम था उनका, मार्टिन एस्लिन, MARTIN और ESSLIN, मार्टिन एस्लिन ने इस टर्म को क्वाइन किया था, ठीक है। आइए हम देखते हैं बुक के टेक्स्ट को कि बुक एब्सर्ड थिएटर के बारे में क्या बता रही है। एब्सर्ड थिएटर का मतलब मैं पहले आपको बता दे रहा हूं, ये एक ऐसा, ठीक है, प्ले था, प्ले का टाइप था जहां पर क्या है, ह्यूमन लाइफ को रिप्रेजेंट किया गया, लेकिन ह्यूमन लाइफ ऐसी लाइफ थी जो क्या थी, एब्सर्ड थी, यानी उसका कोई मतलब नहीं था। यहाँ पर आपके सामने ऐसे चीजों को, ऐसे कॉन्सेप्ट्स को रखा गया जहां पर बिल्कुल भी क्या हो रहा है, मीनिंगलेसनेस ही है, ठीक है, वहां पर बिल्कुल भी कोई मीनिंग निकल करके नहीं आ रही है। और यहाँ पर देखेंगे आप, इस चीज को गौर करेंगे कि इसका जो टाइटल है, पहले टर्म का जो टाइटल है हमारा, वहां पर क्या है, एब्सर्ड लिटरेचर ऑफ द लिखा गया है, क्या लिखा गया है, एब्सर्ड लिटरेचर ऑफ द। और आपको समझ में आना चाहिए कि ऐसा क्यों किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि सिंटैक्स को चेंज कर देते हैं, समझ रहे हैं। कभी आप प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म को पढ़िए, मुझे मौका मिला तो मैं आपको जरूर पढ़ाऊंगा, उसके तहत आप बहुत सारी हिडन चीजों को जानते हैं किसी भी टेक्स्ट की। तो वहां पर क्या होता है कि किसी चीज पर एम्फोसाइज करने के लिए, जोर देने के लिए, सेंटेंस के स्ट्रक्चर से राइटर क्या करता है, वो ठीक है, प्ले करता है, खेलता है, ठीक है। होना चाहिए था लिटरेचर ऑफ द एब्सर्ड, लेकिन एब्सर्ड लिटरेचर ऑफ द का मतलब यहाँ पे वो क्या कर रहा है, उसकी जो इच्छा है, जो कोशिश है, वो ये है कि वो एब्सर्ड जो वर्ड है उस पर क्या करे, फोकस करे, आपका ध्यान लेकर के जाए। और ऐसा एम एच अब्रम ही कर सकते हैं। और आपको ये जान करके बहुत अच्छा लगेगा, आश्चर्यचकित होंगे आप कि एम एच अब्रम की लिखी हुई एक किताब को इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अंग्रेजी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर राजनाथ सर ने एडिट किया है। और उस किताब की कीमत करीब 6 से 7 हजार रुपए है। और ये हम लोगों के लिए बड़ी एक गर्व की बात है कि हमारे पास ऐसे जेम्स हैं जो एम एच अब्रम्स को एडिट कर रहे हैं।
तो आप समझ सकते हैं कि हाँ, कितनी बड़ी हस्ती वो रहे हैं। ठीक है, प्रोफेसर राजनाथ सर। कभी आप जाएँगे व्हीलर्स की बुक शॉप पर, तो वहाँ पर आपको कोने में उनकी काफ़ी सारी किताबें मिल जाती हैं लगी हुई। तो आइए बात करते हैं, देखिए, द टर्म इज़ अप्लाइड टू अ नंबर ऑफ वर्क्स, यानी कि जो टर्म है वो अप्लाई होता है किस पर? नंबर ऑफ वर्क्स, कई सारे ऐसे वर्क्स पर, ठीक है? इन ड्रामा एंड प्रोज़, समझ रहे हैं? आप ये ध्यान दीजिए कि ये क्या है? एब्सर्ड लिटरेचर ऑफ द है। लिटरेचर मतलब साहित्य है, और ये किसी प्ले से, ठीक है, जो है सीमित नहीं है। ये ड्रामा एंड प्रोज दोनों की बातें हैं, यानी कि ये चीजें आपको प्ले में और नॉवेल दोनों में मिलने वाली हैं। ठीक है, प्रोज फिक्शन विच हैव इन कॉमन द व्यू, जिनका क्या था? एक सामान्य विचार था, एक आपस में क्या था? साझा विचार था। ठीक है, ये इस बात को लेकर के सहमत थे, क्या? दैट ह्यूमन कंडीशन इज इसेंशियली एब्सर्ड। ठीक है, कि जो मानव अवस्था है, मानव दशा जो है, क्या हो गई है? वो इसेंशियली एब्सर्ड, वो पूरी तरीके से कह सकते हैं मीनिंगलेस हो गई है। ठीक है, अर्थ विहीन हो गई है। एंड दैट दिस कंडीशन, और इस दशा को, कैन बी एडिक्वेटली, ठीक है, एडिक्वेटली का मतलब क्या होता है? सेटिस्फैक्टरी टाइप का, यानी पर्याप्त रूप से हम कह सकते हैं। एडिक्वेटली का मतलब क्या होता है? पर्याप्त रूप से। ठीक है, क्या है? पर्याप्त रूप से। रिप्रेजेंटेड ओनली इन वर्क्स ऑफ लिटरेचर, यानी ऐसे लिटरेचर के वर्क्स में रिप्रेजेंट किया जा सकता है दैट आर देमसेल्व्स एब्सर्ड। ठीक है, जो क्या है? स्वयं में एब्सर्ड हो। समझ रहे हैं? जो खुद क्या हो? एब्सर्ड हो, तभी तो वो ह्यूमन लाइफ की जो एब्सर्डिटी है उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नहीं तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं होगा। समझ रहे हैं? तो उनकी सबसे पहले कंडीशन क्या है? कि वो खुद में एब्सर्ड होना चाहिए। देखिए, बोथ द मूड एंड ड्रामाटर्गी, ठीक है, बोथ द मूड एंड ड्रामाटर्गी मतलब क्या है? ड्रामाटर्गी मतलब प्ले राइटिंग। ठीक है, ड्रामाटर्गी का मतलब क्या है? प्ले राइटिंग ऑफ एब्सर्डिटी, इस मीनिंगलेसनेस को वर एंटिसिपेटेड। एंटिसिपेटेड मतलब क्या होता है? थॉट, कंसिडर्ड, समझा गया। कब? एज अर्ली एज 1896, कब? 1896 में। और कब? इन अल्फ्रेड जेरीस फ्रेंच प्ले, समझ रहे हैं? कौन सा है? अल्फ्रेड जेरी का जो फ्रेंच प्ले है। ये भी क्वेश्चन आता है कि जो एब्सर्ड थिएटर है उसकी ओरिजिन कहां पर है, वो याद रखेंगे कि वो कहां पर है? फ्रेंच से होती है। ये आपका क्वेश्चन बन सकता है। अल्फ्रेड जेरिस फ्रेंच प्ले ऊबू रॉय, क्या नाम है? ऊबू रॉय, जिसका मतलब क्या होता है? ऊबू द किंग। ठीक है, यानी यहां से ट्रेसेस मिलने से शुरू होते हैं। द लिटरेचर हैज इट्स रूट्स, और ये जो साहित्य है, कौन सा? लिटरेचर, कौन सा? एब्सर्ड लिटरेचर हैज इट्स रूट्स ऑल्सो इन द मूवमेंट्स ऑफ एक्सप्रेशनिज्म एंड सरियलिज्म। समझ रहे हैं क्या है? एक्सप्रेशनिज्म एंड सरियलिज्म, ये बुक में इटैलिक्स में है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? जो भी चीजें यहाँ पर इटैलिक्स में होंगी वो आगे चल करके आपको किताब में मिलने वाली हैं। एक्सप्रेशनिज्म क्या था मूवमेंट, और सरियलिज्म कहाँ का मूवमेंट था? ठीक है, ये आपके लिए एक सवाल हो सकता है। ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि इन दोनों का मतलब क्या होता है। एक्सप्रेशनिज्म और सरियलिज्म का, दोनों एक पर्टिकुलर कंट्री के मूवमेंट थे, देश के मूवमेंट थे, और उनका उद्देश्य भी क्या है मैं आपको समझाऊंगा जब इन पे मेरी मुलाकात आपसे होगी। ठीक है, सरियलिज्म एज वेल एज इन द फिक्शन, और यही नहीं, क्या है? और फिक्शन में भी है। किसके द्वारा जो लिखे गए हैं? रिटन इन द 1920s ऑफ फ्रेंच काफ्का। समझ रहे हैं? किसके द्वारा लिखे गए हैं? फ्रेंच काफ्का। और इन फिक्शन का नाम क्या है? द ट्रायल, मेटामॉर्फोसिस। दोनों से यूजीसी नेट में कई बार सवाल आते हैं। समझ रहे हैं? फ्रेंच काफ्का का ये जो नॉवेल है, सॉरी, मेटामॉर्फोसिस तो क्या है? एक नॉवेला है, छोटा ही नॉवेल है, जहां पर एक सेल्समैन है और सुबह वो जगता है और अपने आप को पाता है कि उसकी जो बॉडली स्ट्रक्चर है वो चेंज हो चुका है। ठीक है, ही हैज बीन, ठीक है, मेटामॉर्फोसाइज्ड। मेटामॉर्फोसिस का मतलब भी क्या है? ओरिजिनली ये वर्क ओविड का था। इसका है? ओविड का है। बाद में फ्रेंच काफ्का उसको लिख रहे हैं। ठीक है, उसी तरीके से तो वहां पर ग्रेगर सामसा नाम का एक, ठीक है, व्यक्ति है, और वो क्या हुआ है? उसकी जो, ठीक है, बॉडी की जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो गया है? चेंज हो गया है। अब आगे देखिए, करंट मूवमेंट, जो वर्तमान मूवमेंट है वो क्या हो रहा है? हाउएवर, हालांकि, इमर्ज्ड इन फ्रांस, वो कहां शुरू हुआ है? फ्रांस में। ये आपका क्वेश्चन होता है, ये आपके लिए सवाल बन जाता है कि ये जो मूवमेंट है वो कहां से आया है? फ्रांस। आफ्टर द हॉरर्स ऑफ वर्ल्ड वॉर टू, समझ रहे हैं? जब क्या हुआ? ठीक है, वर्ल्ड वॉर सेकंड में बहुत सारे हॉरर्स देखने के लिए मिले। ठीक है, न्यूक्लियर वीपन्स को ड्रॉप किया गया, केमिकल गैसेस का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर के मानवता एकदम से शर्मसार थी। और ये 1939 से 45 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर चलता है। तो ये क्या हुआ?
एज अ रेबेलियन, ये जो मूवमेंट आया एक कह सकते हैं विद्रोह की तरीके से आया। क्या है, एक विद्रोह के जैसे अगेंस्ट, मतलब किसके खिलाफ? बेसिक बिलीफ्स, आपकी जो क्या है आधारभूत मान्यताएं हैं, और क्या जो वैल्यूज हैं जिनको आप बहुत ठीक है मानते हैं कि आपकी नीतियां हैं, पॉलिसीज हैं, इन ट्रेडिशनल कल्चर एंड लिटरेचर, यानी कि जो पारंपरिक साहित्य है और जो संस्कृति है उसमें बहुत कुछ बताया गया था कि इंसान से ज्यादा सभ्य कोई हो ही नहीं सकता है। हर जगह आपको ग्लोरीफाई किया गया, आपकी ग्लोरिफिकेशन के लिए बहुत सारी बातें की गई, तरह-तरह के जो है उपन्यास लिखे गए, ठीक है? बहुत सारी जो है मॉन्यूमेंट्स बनाए गए, बहुत सारी जो है किताबें लिखी गई, एपिक्स में हमने बहुत सारे हीरोज़ को देखे, लेकिन फाइनली ये जो वर्ल्ड वार होता है ना दोनों, चाहे वो फर्स्ट वर्ल्ड वार हो, चाहे वो सेकंड वर्ल्ड वार हो, इसने ये दिखाया कि इंसान जो है ना वो पैदाइशी पतित है, और बुराइयों की तरफ अट्रैक्ट होना उसके क्या है, ज़हन में है। वो बुराइयों की तरफ अट्रैक्ट होगा ही होगा, क्योंकि पैदाइशी वो क्या है, पतित है। और ये लड़ाई जो है वो हर जगह व्याप्त है, चाहे वो हमारे जिगर में हो, अच्छाई और बुराई के बीच में, और चाहे ब्रह्मांड में हो, बुराई कभी नहीं मरती है। हम बुराई से सिर्फ ऊपर उठ सकते हैं बस, उसको खत्म नहीं किया जा सकता है। देखिए, दिस ट्रेडिशन, और ये जो परंपरा है, हैड इंक्लूडेड द एजम्पशंस, इसमें ये भी मत थे क्या, दैट ह्यूमन बीइंग्स आर फेयरली रेशनल क्रीचर्स। ये जो ट्रेडिशनल कल्चर और लिटरेचर था ना, इसने ये माना कि ह्यूमन बीइंग्स जो है क्या बहुत ही रेशनल, मतलब उनसे ज्यादा ब्रिलियंट, रेशनल का मतलब क्या है, ब्रिलियंट माइंडेड प्राणी कोई हो ही नहीं सकता है, who live in at least partially intelligible universe, जो कहाँ रहते हैं, कम से कम एक ऐसे ब्रह्मांड में जो क्या है, पार्शियली इंटेलिजिबल है, ठीक है? यही जगह है जो कैसी है, यहाँ पर विवेक है, बुद्धिमत्ता है, that they are part of, और वो क्या है, वो हिस्सा हैं, they are part of, वो एक हिस्सा है, किसका हिस्सा है, of an ordered social structure। समझ रहे हैं कैसे, एक ऑर्डर मतलब नियमित, सोशल मतलब सामाजिक, ठीक है, ताना बाना एक उसका जो है हिस्सा है, एंड दैट दे मे बी कैपेबल ऑफ हेरोइज्म, और वो क्या हो सकते हैं, कैपेबल ऑफ हेरोइज्म, ठीक है, वो बहादुरी वीरता के समर्थ हैं, ठीक है, उतने उनकी क्या अंदर सामर्थ्य है वीरता की, एंड डिग्निटी, ठीक है, और क्या गौरव का, इवन इन डिफीट, समझ रहे हैं, इवन इन डिफीट यानी हार में भी क्या करते हैं, वो अपना गौरव मानते हैं। आफ्टर द 1940s, 1940 के बाद में, हाउएवर हालांकि, देयर वाज अ वाइड स्प्रेड टेंडेंसी, तो क्या थी, एक हर तरफ फैली हुई टेंडेंसी थी, स्पेशली प्रोमिनेंट इन द एग्जिस्टेंशियल फिलॉसफी, अस्तित्ववाद के दर्शन में। अस्तित्ववाद का दर्शन इसने क्या सिखाया, इंसान के एग्जिस्टेंस का बना रहना बहुत जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी वही है। आपके बहुत सारे एजम्पशन जिनको आप मानते हैं कि उनका होना, आपकी कास्ट, जेंडर, रिलीजन, इन सब का कोई मायने नहीं है। फाइनली मायने क्या है कि आपका एग्जिस्टेंस बचा रहे, ठीक है। ऑफ मेन ऑफ लेटर्स, मेन ऑफ लेटर्स का मतलब ठीक है क्या है कि जो युवक थे, मैन ऑफ लेटर्स का मतलब इंटेलिजेंट जो ठीक है इंसान है, ऑथर्स आप कह सकते हैं, सच एज जॉन पॉल सांगता, क्या नाम है इनका, ये सार्त्र नहीं है, आप क्या पढ़ेंगे इसको, इसको आप पढ़ेंगे सांगता, जॉन पॉल, ये जीन नहीं है, ये क्या है, जॉन है, पॉल सांगता, एंड अल्बर्ट कामू, समझ रहे हैं, ये नाम क्या है, कामू है, ये कैमस नहीं है, ये कामू है, टू व्यू अ ह्यूमन बीइंग, और इन्होंने क्या देखा, ठीक है, कि जो इंसान है एज एन आइसोलेटेड एग्जिस्टेंट, ठीक है, क्या है, इंसान एक अकेला अस्तित्व वाला इंसान है, हु इज कास्ट इनटू एन एलियन यूनिवर्स, ठीक है, और क्या है ओके, एक एलियन अनफेमिलियर, एक ठीक है अनजाने ब्रह्मांड में आया हुआ है, टू कंसीव द ह्यूमन वर्ल्ड एज पोजेसिंग नो इनहेरेंट ट्रुथ, और इन्होंने क्या माना, कंसीव द ह्यूमन वर्ल्ड, ये जो क्या है मानव का संसार है, पोजेसिंग नो इनहेरेंट ट्रुथ, इसकी कोई भी आंतरिक या निहित सच्चाई नहीं है, कुछ भी सच्चा नहीं है इस दुनिया में, समझ रहे हैं, कुछ भी सच्चा नहीं है, सिर्फ क्या है कि हमारे पास कहते हैं ना डेफिनेशंस हैं हर चीज की कि हाँ ऐसा है, और मीनिंग या अर्थ, एंड टू रिप्रेजेंट ह्यूमन लाइफ, और क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट ह्यूमन लाइफ इन इट्स फ्रूटलेस सर्च फॉर पर्पज एंड सिग्निफिकेंस, और इंसान क्या कर रहा है, वो एक अर्थविहीन ठीक है जिंदगी को का एक मकसद ढूंढ रहा है, पर्पस ढूंढ रहा है, और सिग्निफिकेंस ढूंढ रहा है, एज इट मूव्स फ्रॉम द नथिंगनेस, कहां से निकल रहा है, नथिंगनेस, यानी जहां से आया हुआ उसका कोई अर्थ नहीं है,
ठीक है, जहां से आए हो उसका कोई अर्थ नहीं है। Whence it came toward the nothingness, समझ रहे हैं, और जा कहां पर रहा है, नथिंगनेस की ही ओर, यानी नथिंगनेस से आया हुआ है और नथिंगनेस की ही तरफ जा रहा है। वेयर इट मस्ट एंड, ठीक है, जहां पर इसको खत्म होना है, एज एन एग्जिस्टेंस विच इज बोथ एंग्विस्ट एंड एब्सर्ड, एंग्विस्ट मतलब पीड़ादायी, और हम पहुंच रहे हैं कैसी जगह पे जहां पर पीड़ा है और हमारी लाइफ कैसी है, एब्सर्ड है, यानी इसका कोई मतलब नहीं है। एज कामू सेड इन द मिथ ऑफ सिसाइफस, जैसा कि कामू ने अपने मिथ ऑफ सिसाइफस में कहा, क्या कहा, इन अ यूनिवर्स, एक ऐसे ब्रह्मांड में, दैट इज सडनली डिप्राइव्ड ऑफ इल्यूजन्स एंड लाइट, ठीक है, जो अचानक से क्या हुआ, डिप्राइव्ड, इसको वंचित कर दिया गया, ठीक है, वंचित कर दिया किससे, इल्यूजन्स मींस भ्रम से, हम बहुत सारे भ्रम के साथ जीते हैं ना, वो आदमी इंसान आपसे प्यार करता है, ठीक है, वो इंसान आपके लिए सब कुछ कर देगा, ठीक है, आप ये कर लेंगे, आप यूपीएससी क्रैक कर सकते हैं, ठीक है, आपको ये हो जाएगा, तो ये सारे क्या हैं, इल्यूजन्स हैं, और इन्हीं पे तो हमारी जिंदगी हसीन बनी रहती है, क्योंकि हम सब रोमांटिक्स हैं, हम सब बिलीव करते हैं बहुत सारी ऐसी चीजों में, और इंसान की लाइफ का मतलब ही क्या है, ठीक है, आप उन सब की चीजों के बारे में सोच करके बहुत खुश होते हैं जो आप वास्तव में नहीं कर सकते हैं, समझ रहे हैं, तो वही कह रहा है कि एक अचानक से क्या हुआ, इंसान की लाइफ से इल्यूजन्स, ठीक है, और लाइट को हटा दिया गया, समझ रहे हैं, एंड ऑफ लाइट मैन फील्स अ स्ट्रेंजर, और क्या हुआ, इंसान जो है वो अपने आप को एक अजनबी समझने लगा। हिज इज एन इररेमेडिबल इररेमेडिएबल एग्जाइल, और वो कहां पर चला गया, एक ऐसे एग्जाइल में जिसका कोई उपचार ही नहीं है। दिस डिवोर्स बिटवीन मैन एंड हिज लाइफ, और ये जो डिवोर्स है किसके बीच में, मैन आदमी और उसकी जिंदगी में, द एक्टर एंड हिज सेटिंग, एक कलाकार और उसकी सेटिंग में, सेटिंग का मतलब यहाँ पे कि वो कहां पर उसको एक अभिनय करना है, ट्रूली कंस्टिट्यूट्स, और ये सच में निर्माण करता है क्या, द फीलिंग ऑफ एब्सर्डिटी, यानी कौन सी भावना, एब्सर्डिटी की भावना का निर्माण करता है। आगे देखिए, और एज यूजीन मैनुस्को, फ्रेंच ऑथर ऑफ द बार्ड सोप्रानो, ठीक है, जो क्या है, फ्रांस के ऑथर हैं, और क्या इन्होंने लिखा, द बार्ड सोप्रानो 1987, ठीक है, द लेसन 1951, एंड अदर प्लेस, द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड, समझ रहे हैं, थिएटर ऑफ द एब्सर्ड हैज पुट इट, उन्होंने क्या कहा है, कट ऑफ, इंसान क्या हुआ है, कट ऑफ, अलग हो गया है, फ्रॉम हिज रिलीजियस, ठीक है, अपने धार्मिक, मेटाफिजिकल, मेटाफिजिकल मतलब क्या है, बियॉन्ड फिजिकल, स्पिरिचुअल आप मान लीजिए, तत्व मीमांसावाद, एंड ट्रांडेंशनल, ठीक है, ये भी आप मान लीजिए क्या है, धार्मिक चीजों को लेकर के, रूट्स मैन इज लॉस्ट, ठीक है, इन सब जड़ों से हट करके इंसान क्या हुआ है, वो हो गया है। ऑल हिज एक्शंस बिकम सेंसलेस, और उसके सारे कार्य कैसे हो जाते हैं, सेंसलेस हैं, ठीक है, कोई मतलब नहीं है, वो मूर्खों तरीके से बातें कर रहा है, एब्सर्ड है, ठीक है, क्या है एब्सर्ड, मीनिंगलेसनेस है उसमें, अर्थविहीन है, यूजलेस है, बेकार है। एनोस्को ऑल्सो सेड, ठीक है, एनोस्को ने ये भी कहा, इन कमेंटिंग ऑन द मिक्सचर ऑफ मूड्स इन द लिटरेचर ऑफ द एब्सर्ड, ठीक है, जब उसने क्या किया, कमेंटिंग ऑन द मिक्सचर ऑफ मूड्स इन द लिटरेचर ऑफ द एब्सर्ड, पीपल ड्रोइंग इन मीनिंगलेसनेस कैन ओनली बी ग्रोटेस्क, कह रहा है वो इंसान जो कहां पर ड्रोइंग जा रहे हैं, इन मीनिंगलेसनेस, अर्थविहीनता में, कहां पर जा रहे हैं, अर्थविहीनता में, कैन ओनली बी ग्रोटेस्क, ग्रोटेस्क का मतलब क्या, ऐसी हो सकते हैं कि उनका मजाक बनाया जा सकता है, इसलिए आप जब भी एब्सर्ड थिएटर के प्लेस को देखते हैं तो आपको हंसी आती है, ठीक है, जिन्हें सफरिंग्स, और उनकी जो पीड़ा है, कैन ओनली पियर रेप बाई रीजन, कह रहा क्या है, उनकी जो है, जो उनकी जो पीड़ा है, कैन ओनली पियर, ठीक है, यहां पर ये रेप नहीं है, ये है ट्रेजिक, ठीक है, क्या है, ट्रेजिक बाई डेरिजन, और उनकी जो पीड़ा है बस वो क्या हो सकती है, उपहास की वजह से, डेरिजन का मतलब क्या होता है, उपहास, कैन ओनली अपीयर, वो सिर्फ प्रतीत हो सकती क्या, ट्रेजिक, ठीक है, दुखद, बाई डेरिजन, उपहास से, आप इनके ऊपर हंस सकते हैं, लेकिन हंसी में भी आपको क्या देख कर भी क्या तरस आ रहा है इंसान, ठीक है, इंसान को गॉड ने बनाया और क्या कहा कि ये दे आर माई बेस्ट क्रिएशन, सजदे करने का हुक्म दिया गया वहां पर, जो है, जो एंजल्स है उन्हें, भगवान को, ईश्वर को बड़ा जो है अपने ऊपर फक्र था कि क्या इंसान बनाया है मैंने, मतलब क्या प्राणी बनाया हुआ है, मेरी सबसे फेयर रेशनल क्रीचर है, लेकिन जब बाद में देखा इंसान क्या हो गए हैं, टेड ह्यूजेस का क्रोलाइट्स आपने पढ़ा ही होगा,
वहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से वहां पे दिखाया गया है। सैमुअल बेकेट, अब आपको पता ही होगा ये दो नाम मैंने आपको पढ़ाया भी है। सैमुअल बेकेट, द मोस्ट एमिनेंट एंड इन्फ्लुएंशियल राइटर, ठीक है, जो क्या थे, मोस्ट एमिनेंट एंड इन्फ्लुएंशियल राइटर, बहुत महत्वपूर्ण और प्रभावी लेखक थे इन दिस मोड, बोथ इन ड्रामा एंड इन प्रोज फिक्शन, चाहे वो ड्रामा की बात करिए चाहे प्रोज फिक्शन की बात करिए। इस बुक की यही खासियत है कि वो आपको एक टर्म के साथ साथ कुछ राइटर से भी मिलवाती है। वॉज एन आयरिश मैन लिविंग इन पेरिस, ये सवाल बहुत बनता है, कई जगह यूजीसी नेट में सवाल बनता है कि वो कहाँ के रहने वाले थे और कहाँ रहते थे, ठीक है। हु ऑफन रॉट इन फ्रेंच, प्रायः इन्होंने अपने प्ले को किसमें, फ्रेंच में लिखा, एंड देन ट्रांसलेटेड हिज वर्क्स इनटू इंग्लिश, ठीक है, और उसके बाद इन्होंने स्वयं अपने प्लेस को किसमें, इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। आपको याद होगा ये बात मैंने आपको बताई है, ये कई जगह का क्वेश्चन बनता है, आप इसको याद रखेंगे, ये सवाल हर जगह कई जगह बन जाता है कि, ठीक है, उन्होंने, जी है, मतलब उनके प्लेस को किसने ट्रांसलेट किया, तो उन्होंने अपने प्लेस को स्वयं ट्रांसलेट किया, जिस तरीके से गिरीश कर्नाड ने, आप नाम सुने होंगे, जिस तरीके से गिरीश कर्नाड ने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने अपने प्लेस को कन्नड़ भाषा में लिखा हुआ है, उसके बाद उन्होंने खुद उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया है, ठीक है। तो देखिए, ऑफन रॉट इन फ्रेंच एंड देन ट्रांसलेटेड हिज वर्क्स इनटू इंग्लिश, हिज प्लेस, उनके नाटक कौन कौन से, मच एज, ठीक है, मच नहीं, यहाँ पे सच एज है, उसको आप सच एज कर लेंगे, ठीक है, हिज प्लेज सच एज वेटिंग फॉर गोडो, कौन सा प्ले है, वेटिंग फॉर गोडो, एंड गेम 1958, प्रोजेक्ट द इररेशनलिज्म, क्या दिखाते हैं, तार्किक चीजें, बकवास, हेल्पलेसनेस, मजबूरी, एंड एब्सर्डिटी, अर्थविहीनता ऑफ लाइफ मीन्स, जिंदगी की, इन ड्रामेटिक फॉर्म्स, नाटकीय अंदाज में, दैट रिजेक्ट रियलिस्टिक सेटिंग, जो क्या करते हैं, नकार देते हैं रियलिस्टिक यानी यथार्थवादी सेटिंग को, लॉजिकल रीजनिंग, वहां पर आपको कोई तार्किक बातें नहीं मिलेंगी, और अ कोहेरेंटली इवॉल्विंग प्लॉट, ना तो उसकी स्टोरी आपको कोहेरेंट मिलने वाली है, कोई डीप मीनिंग देती हुई आपको वो नहीं दिखाई पड़ती है। आपको दिखेगा कि दो मूर्ख आदमी हैं, किसी गोडो का इंतजार कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर गिर रहे हैं, देखिए रस्सी बना खींच रहे हैं, और इसी तरीके से प्ले खत्म हो जाता है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर ना तो आपको कोहेरेंसी मिलने वाली है, ना तो आपको रीजनिंग मिलने वाली है, ना तो वहां पर आपको लॉजिक मिलने वाला है। वेटिंग फॉर गोडो प्रेजेंट्स टू ट्रैम्प्स, क्या दिखाता है, वेटिंग फॉर गोडो रिप्रेजेंट कर रहा है दो ट्रैम्प्स को, धुमक घुमक्कड़ों को, इन अ वेस्ट प्लेस, एक बेकार जगह में, फ्रूटलेसली, ठीक है, जो क्या है, बेकार से हैं, एंड ऑल बट होपलेसली, ठीक है, क्या है, बिना उम्मीद के, वेटिंग फॉर एन अनआइडेंटिफाइड पर्सन, ठीक है, किसका इंतजार कर रहे हैं, एक अनजाने व्यक्ति का, गोडो, जिसका नाम क्या है, गोडो, हु मे और मे नॉट एग्जिस्ट, जो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, ठीक है। whom they sometimes think, जिसे वो कभी कभी मानते हैं, they remember that they may have an appointment, कि शायद इन सब के साथ क्या है, उस गोडो के साथ में इनका क्या है, अपॉइंटमेंट है, as one of them remarks, ठीक है, और उनमें से एक कहता है, और ये बहुत फेमस लाइन है, nothing happens, कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है, nobody comes, nobody goes, it is awful, सब बेकार है, like most works in the this mode, ठीक है, क्या है, nobody goes, it is awful, स्टॉप है यहाँ पे, कॉमा, समझ रहे हैं, nothing happens, nobody comes, nobody goes, it is awful, कोई नहीं आ रहा है, कोई नहीं जा रहा है, यहाँ पे कुछ हो भी नहीं रहा है, सब कुछ awful है, बेकार है, like most works in this mode, और ज्यादातर जो वर्क्स थे इस मोड में, the play is absurd, जो प्ले है क्या है वो, एब्सर्ड है, मीनिंगलेस है, इन द डबल सेंस, ठीक है, दोहरे सेंस में, दैट इज ग्रोटेस्कली कॉमिक, क्या है ये, मजाकिया है, एंड ऑल्सो इरेशनल, तार्किक है, एंड नॉन कॉन्सिक्वेंशियल, कोई भी चीज यहाँ पर क्रम में भी नहीं है, समझ रहे हैं, और क्या है, इट इज अ पैरोडी, ठीक है, यहाँ पर क्या है, इट इज है, it is a parody not only of traditional assumptions of western culture, ठीक है, वो जो पारंपरिक राय थी, ठीक है, पश्चिमी जो है, जो संस्कृति है, उसकी एक नकल नहीं है भर ये, बल्कि क्या है, बट ऑफ द कन्वेंशंस एंड जेनरिक फॉर्म्स ऑफ ट्रेडिशनल ड्रामा, लेकिन जो कन्वेंशनल अभी तक पारंपरिक नाटक आपको दिखाए जाते थे, ठीक है, और कहाँ के, वेस्टर्न ड्रामा के, उसकी भी क्या है, पैरोडी है, एंड इवन ऑफ इट्स ओन
इनस्केपेबल पार्टिसिपेशन इन द ड्रामेटिक मीडियम। और जो ड्रामेटिक मीडियम है उसमें क्या है, इनस्केपेबल पार्टिसिपेशन, यानी आज का जो दौर में, ठीक है, नाटक पहले के दौर में जो हुए हैं उसमें ये क्या हो रहा है, एक इनस्केपेबल पार्टिसिपेशन आकर के आ ही जा रहा है कि अब असलियत ये है। द लूसिड बट एडेइंग एंड पॉइंटलेस डायलॉग्स, ठीक है, जो लूसिड और कैसे, जो एडेइंग, ठीक है, समझ रहे हैं क्या है, एडेइंग जो डायलॉग्स हैं, पॉइंटलेस डायलॉग इज ऑफन फनी, ये क्या है, प्रायः बहुत मजाकिया है, ठीक है, एंड प्रेटफॉल्स एंड अदर मोड्स, समझ रहे हैं क्या है, और ये जो क्या है, प्रेटफॉल्स है, प्रेटफॉल्स का मतलब क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर गिरना, लड़ना झगड़ना, एंड अदर मोड्स ऑफ स्लैपस्टिक आर यूज्ड टू गिव अ कॉमिक कास्ट टू द एलिनेशन एंड एंग्विश ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, यानी जो क्या है, इंसानी अस्तित्व की पीड़ा है और जो उसकी क्या है, अपहचानता है, अनफेमिलियरनेस है, उसका एक कॉमिक कास्ट यानी कि एक मजाकिया नजारा ये प्लेज देते हैं। बैकेट्स प्रोज फिक्शन, बैकेट के जो प्रोज फिक्शन है, सच एज मेलोन डाइज एंड द अननेमेबल 1960 प्रेजेंट्स एंड एंटी हीरो, वो क्या करते हैं, एंटी हीरो को रिप्रेजेंट करते हैं। एंटी हीरो कहां पर होते थे, याद रखिएगा, इकरस नॉवेल्स में इनका जिक्र आता है। who plays out the absurd moves of the end game of civilization in a non-work which tends to undermine the coherence of its medium language itself। ठीक है, आगे देखिए, बट टिपिकली, लेकिन आप देखिए क्या है, पारंपरिक तौर पर बैकेट्स कैरेक्टर्स कैरी ऑन इवन इन अ लाइफ विदाउट पर्पस, ठीक है, बैकेट्स के जो कैरेक्टर हैं वो कैरी ऑन, चलते रहते हैं, इवन इन अ लाइफ, यहाँ तक कि एक ऐसी जिंदगी में जिसका कोई भी उद्देश्य नहीं है। ट्राइंग टू मेक सेंस, ठीक है, वहां पर क्या करते हैं, मेक सेंस का जो है प्रयास करते हैं, ऑफ द सेंसलेस एंड टू कम्युनिकेट द अनकम्युनिकेबल। यही तो इस थिएटर की, एब्सर्ड थिएटर की सबसे खास बात है कि क्या है, ये आपको दिखाता है कि सब चीज क्या है, एवरीथिंग इज नथिंग। क्या दिखाता है आपको वो, एवरीथिंग इज नथिंग, सब चीज क्या है, इसका कोई भी मतलब नहीं है, लेकिन वही क्या होता है, यही जो नथिंग है वही तो आपको क्या है, एवरीथिंग का भी रास्ता दिखा रहा है। नथिंग इज एवरीथिंग, लेकिन वही क्या है, नथिंग, नथिंग बिकम्स एवरीथिंग। कम से कम आप जान तो जा रहे हैं कि आपके जीवन की जो वास्तविकता है वो असल में है क्या। इसीलिए इनके जो कैरेक्टर्स हैं वो क्या करते हैं, वो मेक सेंस करते हैं, किसका, सेंसलेस का, और कम्युनिकेट करते हैं वो चीजें जो अनकम्युनिकेबल है, जो बताई नहीं जा सकती, बयां नहीं की जा सकती, उस चीज को भी ये दिखाते हैं। अब आगे देखिए, अनदर फ्रेंच प्लेराइट, अनदर फ्रेंच प्लेराइट ऑफ द एब्सर्ड वाज जॉन गैनेट, ठीक है, कौन थे, जॉन गैनेट थे, हु कंबाइंड एब्सर्डिज्म एंड डायबोलिज्म, ठीक है, एब्सर्डिज्म एंड डायबोलिज्म, डायबोलिज्म ये क्या होता है, वर्शिप ऑफ अ डेविल, क्या होता है, वर्शिप ऑफ अ डेविल, यानी क्या है, शैतानों की बातें करते हैं। मीनिंगलेसनेस के साथ साथ में लोगों ने क्या किया है, डायबोलिज्म को भी जगह दी है, ठीक है, फ्रेंच प्लेराइट जॉन गैनेट ने, याद रखिएगा। सम ऑफ द अर्ली ड्रामेटिक वर्क्स ऑफ द इंग्लिश मैन हैरोल्ड पिंटर, और यही नहीं, इनके साथ में कौन है, हैरोल्ड पिंटर भी, इनका प्ले द बर्थडे पार्टी हमने पढ़ा ही है, एंड द अमेरिकन, और अमेरिकन प्लेराइट कौन से, एडवर्ड अल्बी, ठीक है, आर रिटन इन अ सिमिलर मोड, ठीक है, ये सब एक मोड में यानी एक ही तरीके से लिखे गए हैं। द अर्ली प्लेज ऑफ टॉम स्टॉपर्ड, ठीक है, टॉम स्टॉपर्ड के जो शुरुआती नाटक आए जैसे कि रोजेनक्रैंस एंड गिल्डस्टर्न आर डेड, समझ रहे हैं, ये प्लेज आप जानते ही हैं, कहां से जो है ये ये कैरेक्टर्स आए हुए हैं, हेमलेट से, जहां पर क्या करता है, पोलोनियस इन लोगों को बुलाता है, ठीक है, ये क्या है, हेमलेट के बचपन के दोस्त हैं, एलियन कैरेक्टर्स हैं, कहां जाते हैं नहीं पता। एंड द ट्रेवेस्टीज 1974 में आया, exploit the devices of absurdist theater for more for comic than philosophical ends, ठीक है, ये क्या करते हैं, exploit the devices of absurdist theater more for comic than philosophical ends, यानी इनका उद्देश्य जो है वो दार्शनिक, ठीक है, लक्ष्य नहीं है, बल्कि क्या है, कॉमिक था, क्या था इनका, कॉमिक था। There are also affinities with this movement in the numerous recent works which exploit black comedy or black ह्यूमर, जैसे बहुत सारी असमानताएं हैं इसमें, इस मूवमेंट में, इन द न्यूमरस रिसेंट वर्क, जो क्या है, हालिया भी वर्क्स आए हैं, विच एक्सप्लॉइट ब्लैक कॉमेडी और ब्लैक पावर,
ब्लैक ह्यूमर, जहाँ पर ब्लैक कॉमेडी या ब्लैक ह्यूमर आता है, याद रखिएगा ब्लैक कॉमेडी या ब्लैक ह्यूमर, बेलफुल, नेब और इनएप्ट कैरेक्टर्स, बेवकूफ, घटिया, मूर्ख कैरेक्टर्स हैं इन अ फैंटास्टिक और नाइटमेरिश मॉडर्न वर्ड प्ले आउट देयर रोल्स इन व्हाट एंड ऑल्सो कॉल्ड अ ट्रेजिक फार्स। समझ रहे हैं कैसे? इन अ फैंटास्टिक और नाइटमेरिश, डरावने मॉडर्न वर्ल्ड में प्ले आउट देयर रोल्स, अपने क्या करते हैं, अदा करते हैं किरदार को, इन व्हाट एंड उसको कॉल्ड अ ट्रेजिक फार्स। और ये जो नाटक है इस तरीके से एक ट्रेजिक यानी कि डरावने प्रहसन की तरीके से काम करने लग सकते हैं, इन विच द इवेंट्स आर साइमल्टेनियसली कॉमिक। ठीक है, यहाँ पर क्या है, जो इवेंट्स हैं, घटनाएं हैं, साइमल्टेनियस का मतलब क्या होता है, एक के बाद एक दोबारा घटना, कॉमिक मतलब वो क्या हो जाती हैं, हंसी वाली बन जाती हैं, हॉरिफाइंग डरावनी हो जाती हैं, एंड एब्सर्ड और कैसी हो जाती हैं, मीनिंगलेस हो जाती हैं। एग्जाम्पल्स आर, ठीक है, एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, जोसेफ हेलर का, ठीक है, कैच 22, समझ रहे हैं क्या है, जोसेफ हेलर्स का कैच 22 1961 में आया। थॉमस पिंकोन्स का, थॉमस पिंकोन्स का फिफ्थ, ठीक है, ये प्ले का नाम है, फिफ्थ 1963, समझ रहे हैं। जॉन इरविंग्स का द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू गाफ 1978 में, एंड सम ऑफ द नॉवेल्स, ठीक है, ये नॉवेल था, प्ले नहीं था, सॉरी। सम ऑफ द नॉवेल्स बाय द जर्मन गुंटर ग्रास, बहुत फेमस राइटर है गुंटर ग्रास, अपने आप में एक बहुत फेमस नॉवेलिस्ट थे, आप इनके बारे में पढ़िएगा। गैब्रियल गार्सिया मार्केज से कंपेयर किया जाता है, गैब्रियल गार्सिया मार्केज से। और एक जो फेमस जानरा था, ठीक है, फेमस टर्म अगर आपने सुना होगा कभी, मैजिक रियलिज्म, कौन सा, मैजिक रियलिज्म, उसके भी क्या थे, ये प्रोमिनेंट राइटर थे उसके। अमेरिकन्स कुर्ट वेनेकॉट जूनियर एंड जॉन बार्थ, स्टैनलीस क्यूब्रिक्स डॉक्टर, ठीक है, स्ट्रेंगलोव 1964, उनका कौन सा वर्क, स्ट्रेंगलोव 1964 इज एन एग्जांपल ऑफ ब्लैक कॉमेडी इन द सिनेमा। ठीक है, सम प्लेराइट्स, कुछ प्लेराइट्स लिविंग इन टोटलिटेरियन रिजाइम्स, ठीक है, जो कहां पर, एक ऐसे समाज में रह रहे हैं जो कैसा है, टोटलिटेरियन है, रिजाइम्स यूज्ड एब्सर्ड टेक्निक्स, इन्होंने कौन सी, मीनिंगलेसनेस वाली टेक्निक्स को इजाद, ठीक है, इस्तेमाल किया, इन टेक्निक का इस्तेमाल किया टू रजिस्टर सोशल एंड पॉलिटिकल प्रोटेस्ट, ताकि वो क्या कर सकें, दिखा सकें अपनी सामाजिक और वैसी पॉलिटिकल मीन्स राजनैतिक विरोध। उन्होंने दिखाया कि किस तरीके से इंसान की जो लाइफ है वो क्या है, वो एब्सर्ड हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पर अपनी क्लास को एंड करते हैं, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।